नंबर 3 देखिए एनसीईआरटी का कह रहा डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब समझो बच्चों, देखिए जरा बात समझिए। अब आपने डाइस देखिए ना, लूडो खेलने वाली जो आपकी डाइस होती है जिसके 6 फेसेस होते हैं टोटल, लूडो खेला ना आपने। हाँ, कुछ ऐसी क्यूबिकल शेप की एक डाई होती है, आपने देखा है, जिसपे कि 6 फेसेस होते हैं टोटल, है ना। यहाँ 1 डॉट लगा रहता है, कहीं पे 2 डॉट लगा रहता है ना। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि आउटकम्स क्या है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ भाई सही बात है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से चेक करिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर। टोटल, बहुत ध्यान से चेक करना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, बोलिए फटाफट। हाँ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, 6। कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि या तो 1 आ सकता है, तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, कितने टाइम्स बच्चों थ्रो किया गया, ट्रायल कितने टाइम्स किया गया, 1000 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट क्या है बताओ? एक्सपेरिमेंट ये है कि एक डाई आपको दे दी गई और कितने टाइम्स आपको उसको थ्रो करना है, 1000 टाइम्स। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक्सपेरिमेंट आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप उस डाई को लेके कितने टाइम्स थ्रो करेंगे, 1000 टाइम्स। यानी कि आपने डाई हमने आपको दी, आप फेंकोगे एक बार, फेंकने के बाद उसको देखिए क्या आया है, 1 आया है कि 2 आया है कि 3 आया है कि 4 आया है कि 5 आया है कि 6 आया है। ठीक, देखोगे, फिर उठाओगे डाई को, फिर से थ्रो करोगे, फिर देखोगे क्या आया, फिर उठाओगे। इस तरीके से अपनी डायरी में नोट करिए। तो जब हमने नोट किया तो एक टेबल निकल के आई, देखिए क्या टेबल है ये। 1 कितने टाइम्स आया, 179 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया, 150 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया, 157 टाइम्स 3 आया। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। 4 कितने टाइम्स आया, 149 टाइम्स। यानी कि 1000 टाइम्स जब हमने थ्रो किया होगा तो 149 टाइम्स ऐसा होता है कि 4 आता है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर 175 टाइम्स कितना आया, 5। फिर 190 टाइम्स कितना आया, 6। और एक बात बताऊं बच्चों, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, चेक करो ना। 1 के आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 179। इसका क्या मतलब है कि 1000 थ्रो जब हमने करे डाई के, तो 1000 थ्रो में से 179 टाइम्स क्या आता है, 1 आता है। बात समझ में आई कि नहीं? लगातार नहीं आता है कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 4 आता है, कभी 6, कभी 5 आता है। लेकिन जब हमने टोटल काउंट किया, 1000 ट्रायल हमने किए, 1000 ट्रायल में से आपको 179 ट्रायल में क्या मिला, 1 मिला। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पढ़ना आ गया, बताइए। इसलिए क्या लिखा हुआ है, 1 की फ्रीक्वेंसी 179, 2 की फ्रीक्वेंसी 150, 3 की फ्रीक्वेंसी 157 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके बच्चों, अब एक बात बताइए कि देखिए ये आपके आउटकम्स हैं, क्या क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब आउटकम्स है। ठीक है, और 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो क्या आप इवेंट बना सकते हो यहाँ से? हाँ, इवेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बताइए कितने इवेंट्स बनेंगे, टोटल 6। टोटल 6 इवेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, 6 इवेंट्स का नाम हम लोग क्या रखेंगे, 6 इवेंट्स का नाम हम लोग रखेंगे E1, E2, E3, E4, E5, E6। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप E1 को अलग से डिफाइन करो, E2 को अलग से डिफाइन करो। ठीक है, अगर E1 को अलग से डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे, इवेंट डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग 1। इवन व्हाट, इवेंट डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 आने का इवेंट है। ठीक, कि जितनी बार 1 आया उसको हमने कलेक्ट कर लिया, सबके सारे आउटकम्स को, और उसको हमने किस में स्टोर करा दिया, इवेंट E1 में। E2 क्या है, E2 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 2। भाई देखिए बात समझो, आप या तो ऐसे लिखो, इवेंट डिनोट व्हाट, इवेंट डिनोट ऑफ गेटिंग द आउटकम 1। ठीक, इसी तरीके से आप क्या लिखोगे बताओ, E2 डिनोट ऑफ गेटिंग द आउटकम 2। अब बच्चों ऐसा आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6 टाइम्स। तो हम एक जनरल मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है आप एक जनरल मेथड का यूज करिए, और वो जनरल मेथड क्या है, आप बोल दोगे लेट EI, नीचे क्या लिख दोगे, I, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, 1 से लेके 6 तक। बात समझ नहीं? लेट EI डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग द आउटकम I। ठीक है, EI किसको बता रहा है, किसी ऑफ गेटिंग द आउटकम I। ठीक है, अब I की यहाँ पर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब I की वैल्यू क्या डालोगे, 1। जब I की वैल्यू क्या डालोगे, 1, तो ये क्या बन जाएगा, इवेंट E1, और ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। कैसे डिफाइन हो जाएगा, इवेंट डिनोट्स ऑफ गेटिंग द आउटकम 1 ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यहाँ जनरल वे में देखिए इसको हमने डिफाइन कर रखा है पहले। यहाँ पर पढ़िए ना, पहले डेफिनेशन लिख दी, जनरल डेफिनेशन क्या, कि EI डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग द आउटकम
आई, यही तो इसकी डेफिनेशन है इवेंट की, ठीक है, कि ई आई किसको डिनोट करता है, ये एक ऐसे इवेंट को डिनोट करता है कि आउटकम हमारा क्या आता हो, आई आता हो। अब आई की वैल्यू 1 रखोगे तो हमारा फर्स्ट इवेंट आ जाएगा जिसमें हमको क्या मिलता है 1, ठीक है ना, और आई की वैल्यू 2 रखोगे तो हमारा सेकंड इवेंट आ जाएगा, बात समझ में कि नहीं आई। आई की वैल्यू 3 रखोगे तो हमारा थर्ड इवेंट आ जाएगा, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, हर एक आउटकम के आने की आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो बच्चों, हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी जब आपको निकालनी है, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि आउटकम्स को देख देख कर आपने जो इवेंट बनाए हुए हैं ना, उस इवेंट की क्या निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि बच्चों आपके पास टोटल 6 इवेंट्स हैं, ठीक है। इवेंट 1 किसको बता रहा है, 1 के आने को, इवेंट 2 किसको बता रहा है, 2 के आने को, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमने निकाला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। बच्चों क्या होता था फॉर्मूला बताइए, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता था, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता था प्रोबेबिलिटी का, याद करिए। ऊपर हम क्या लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्स या हैपेंड, याद है आपको। न्यूमरेटर में क्या लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, कितनी बार इवेंट हैपन हुआ है ये हम ऊपर लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब बच्चों बताइए E1 क्या है, E1 क्या है, 1 के आने का, E1 कौन सा इवेंट है, ऑफ गेटिंग 1। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 1 कम्स, आउटकम जब हमारा 1 है, ऐसे कितने ट्रायल्स हैं, 179। तो ऊपर क्या रखोगे 179, नीचे क्या रखोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो नीचे क्या रखा हमने 1000। कोई डाउट है बताइए। अच्छा बच्चों 179 को 1000 से सब लोग डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.179। कोई डाउट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से सारे कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, P ऑफ E2 का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, बात समझ आई कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 कितने टाइम्स आता है 150, तो ऊपर 150, नीचे क्या रखोगे 1000, तो कितना आ जाएगा बताइए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15/100 कितना होता है 0.15, तो ये भी आ जाएगा सबका, ठीक है। अब P ऑफ E3 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम 3, कितने टाइम्स 3 आता है बच्चों, 157 टाइम, तो 157 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा 0.157, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, कितने टाइम्स 4 आता है 149, ठीक है। तो 149 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000, तो 0.149, सारे निकाल लोगे इस तरीके से। इसका कितना आएगा, P ऑफ E5 कितना आएगा 0.175, और P ऑफ E6 कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना आएगा 0.19, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा भाई, 190 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 0 से 0 क्या होगा, कटेगा, और 19/100 कितना हो जाएगा 0.19। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकल के आता है जो कि NCERT आपको बताती है, आप क्लियरली देख लो बच्चों। P ऑफ E1 कितना आया है, बोलिए मुझे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, कितना आएगा बोलिए 0.179 आया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 ये कितना आया बताइए, यह आपका 0.15। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3, ये कितना आया बच्चों बताइए 0.157, ठीक है। नेक्स्ट बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 कितना आया, फटाफट बताइए कितना आया 0.149, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 कितना आया, बोलिए फटाफट बोलिए 0.175। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 इज इक्वल्स टू व्हाट 0.19। अब खास बात समझो जरा बच्चों, आप एक चीज़ देखते हो, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बच्चों वो लेस देन 1 है। ध्यान सारा चेक करिए, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 1 से छोटी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालें तो क्या आ रही, लेस देन 1। यानी कि बच्चों यहाँ से हमें बात पता चलती है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान से समझिए, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में आउटकम होते हैं, फिर आप डिफरेंट आउटकम्स का कलेक्शन करके इवेंट बनाते हो। कोई इवेंट किसी और चीज़ को डिफाइन कर रहा होगा, कोई इवेंट किसी और चीज़ को डिफाइन कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ E1 एक इवेंट था जो कि किसको डिफाइन करता था, 1 के आने को। E2 किसको डिफाइन करता था, 2 के आने को। E3 किसको डिफाइन करता था, 3 के आने को। यानी कि बच्चों ध्यान से समझिए कि जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है और बहुत सारे इवेंट्स वहाँ होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स वहाँ होते हैं, चेक करो यहाँ पर टोटल कितने इवेंट्स हैं, 6 इवेंट्स हैं। तो वो जो सारे इवेंट्स होते हैं बच्चों, उनमें से जो भी इवेंट होंगे सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन क्या होगी, 1। तो यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो सकती, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1
नहीं हो सकती। अगर हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, याद रखिएगा। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, मान लो अगर 1 हो गई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो गई, तो ऐसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसा पक्का होगा। ये हम बच्चों क्लास 10th में पढ़ेंगे, इसलिए भी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आप मोटी मोटी बात ये समझिए कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत सारे आपके इवेंट्स आए हैं, तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी वहां पर लेस देन 1 होगी। नंबर 1 पॉइंट, कोई डाउट? अब बच्चों नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपके यहाँ पर जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं, टोटल कितने इवेंट्स आ रहे हैं बताइए? 6, टोटल 6 इवेंट्स हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे बताइए? 6 ही तो थे। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ध्यान से बच्चों समझिए, अगर आपके पास यहाँ पर जितने भी इवेंट्स हैं, वो हर एक इवेंट, जितने भी इवेंट हैं, टोटल 6 इवेंट हैं, जितने भी इवेंट है, सारे इवेंट मिलाकर अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर ले रहे हो, क्या मैंने बोला? सारे इवेंट्स अगर मिलाकर टोटल पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर ले रहे हो, तो सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आना चाहिए? 1। नहीं समझ में आई बात मेरी? मैं कह रहा हूं कि जितने भी इवेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इवेंट टोटल पॉसिबल आउटकम्स को अगर कवर कर ले रहे हो, तो सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए? 1। बच्चों एक बात बताओ, टोटल इवेंट कितने हैं? 6। क्या ये सारे 6 इवेंट जो आपको डिफाइन है, क्या ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर ले रहे हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है बताइए? 1 से 6 का आना। क्या कवर कर ले रहे हैं? हाँ, आइए जरा देखते हैं, चेक करो ना। इवेंट 1 जो है वो 1 के आने को बता रहा है, इवेंट 2 जो है वो 2 के आने को बता रहा है, इवेंट 3 जो है वो 3 के आने को बता रहा है, इवेंट 4 के आने को बता रहा है, और इवेंट 5 के आने को बता रहा है, इवेंट 6 के आने को बता रहा है। इसका मतलब जरूर आपका यहाँ पर जितने भी इवेंट दिए हैं वो सारे पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लेते हैं। इसलिए अगर हम लोग ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 कितना आ जाएगा बताइए? 1 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आप बच्चों करके भी देख सकते हो। इन सबको चलिए ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करने पर आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ऐड तो मेरे ख्याल से सब लोग कर सकते हो। हाँ, पहले 3 डिजिट वाले ऐड कर लेते हैं, 0.179। उसके बाद क्या है बोलो? एक ये लिया, फिर ये लिया, और फिर ये लिया, और ये लिया। इन चारों को एक साथ ऐड कर लेते हैं ना, कितना है? 0.157। नेक्स्ट क्या है? 0.175। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है बताइए? कोई छूट गया यहाँ पर बताइए? 0.149। ऐड करो, कितना आएगा? 9 + 7 कितना होता है? 16। 16 + 5 21। 21 + 9 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 3 कैरी जाएगा यहाँ पर। 7 + 3 10। 10 + 5 कितना होता है? 15। 15 + 7 कितना हो जाएगा? 22। 22 + 4 26। 2 जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4 5 6। ठीक है, तो ये आ गया 0.660। अब आपका कौन सा ऐड करना है? आपका 0.19 और 0.15। इसको हम अलग से ऐड कर लेते हैं। 0.19 और 0.15 ऐड करिए। 9 + 5 क्या होता है? 14। 1 जाएगा कैरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.34। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो 0.34 को हम लोग को ऐड करना है 0.660 में। तो 0.34 के बाद आप 0 अपने मन से ले सकते हैं। ठीक है, 0 + 0 0, 6 + 4 10, कैरी जाएगा 1, 6 + 3 9 + 1 10, कैरी जाएगा 1, 1 + 0 + 0 1। तो 1.000 का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, तो देखा सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आ गया? 1 आ गया। कोई डाउट है बताइए? अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यही सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपके इसी एग्जाम्पल के नीचे नोट्स लगे हुए हैं, इनको देख लीजिए। क्या है पहला नोट? क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन 1 से क्या होगी? छोटी। तो प्रोबेबिलिटी जो चांस आपने निकाला है वो हमेशा 0 1 के बीच में होगी। इसका मतलब समझते हो कि प्रोबेबिलिटी को नंबर से नापते हो ना, नंबर से मेजर कर दो, तो वो नंबर जो भी आएगा ना चांस का, वो 0 1 के बीच में आएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ सकती? हाँ भाई आ सकती है। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कितनी आ सकती है? 1। अगर किसी इवेंट की बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तो ऐसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। मतलब वो होगा ही होगा, कंफर्म है। ठीक है, जैसे किसी इवेंट की बच्चों अगर प्रोबेबिलिटी मान लो किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है, मान लो कोई इवेंट इवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 हो रही है, तो हाँ 30% चांस है कि वो होगा, 70% चांस है कि वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है, तो हम उस इवेंट को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो वो इवेंट क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। वो इवेंट क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जैसे कि बच्चों मान लीजिए, मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मान लो एक कॉइन है आपके पास, ठीक है, एक कॉइन है, उसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड है। अब आप उसको टॉस किया आपने, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 ही तो होगी। हाँ, 1 होगी, क्योंकि ये श्योर इवेंट है कि हेड आना ही आना है। बात समझ में कि नहीं आई? और अगर किसी देखो बात समझो ना, बात समझो। देखो एक बात बताओ कि ये देखो जरा, ये हेड लिखा हुआ है, इसके पीछे भी क्या लिखा हुआ है? चलो ये मैं आपको ना अभी एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, इसको भी आप छोड़ो। ठीक है, एक्चुअल में क्लास 10th में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, भी ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ये समझो कि अगर हेड दोनों तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो श्योर इवेंट है। और मान लो उसी सिक्के पे दोनों तरफ हेड लिखा हुआ और हमने उसको टॉस किया, हमने बोला टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 0। कोई चांस ही नहीं कि टेल आ जाए। बात समझ में आई? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से अभी समझाने के लिए सही है। तो प्रोबेबिलिटी जब 0 हो जाए तो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब वो होगा ही नहीं। और प्रोबेबिलिटी जब 1 आ जाए तो क्या होगा? वो श्योर इवेंट होगा। तो बच्चों अभी क्लास 9 में हम लोग कौन सा वाला पढ़ रहे हैं बताइए? 0 और 1 के बीच वाला। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि हाँ भाई, होने के कुछ ना कुछ तो चांसेस उसके हैं। ठीक है, चाहे कम चांसेस हो चाहे ज़्यादा चांसेस हो। इसलिए हमने यहाँ देखो बच्चों इक्वल नहीं लगाया है अभी, ध्यान से चेक करो। इक्वल हमने यहाँ नहीं, इसको क्या पढ़ोगे? प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। लेकिन इसको क्या पढ़ोगे? अगर हम यहाँ से नीचे हटा दें इक्वल का साइन, अरे इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन और इक्वल टू ना, ये ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट? 1। ये सच्चाई है, ये हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ देखिए ऐसे हमने लाइन नहीं लगाई यहाँ। इसका क्या मतलब है? अभी बस आपको इतना बताना चाहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी अभी आप पढ़ रहे हो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो भी अभी आप पढ़ रहे हो, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट करके जो आप निकालोगे वो 0 और 1 के बीच में आप हमेशा आएगी। आपने देखा ना, जितने भी नंबर आए थे वो 0 1 के बीच में थे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, उसके बाद द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1। बशर्ते ये है कि थर्ड पॉइंट भी आप देख लीजिए कि सभी जो इवेंट्स थे E1 E2 फिर डॉट डॉट लगा दिया इन्होंने, इसका मतलब E1 E2 E3 E4 E5 E6, ये सभी आउटकम्स क्या कवर कर दें? कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ट्रायल। ठीक है, ट्रायल के सभी पॉसिबल आउटकम्स को अगर ये इवेंट कवर करते हो तभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा? 1। कोई डाउट है बताओ? क्योंकि अगर आप समझो जो आपको टेबल दी हुई थी, ठीक है बच्चों, उस टेबल में मान लीजिए कि आपको 5 इवेंट दिए होते बस। ठीक है, कितने इवेंट दिए होते? 5 इवेंट, मतलब 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, बस इतना ही। 1 2 3 4 3 4 5। ठीक है, 5 का आना। सोचो कभी 6 आता ही नहीं, मान लो ऐसा होता कभी 6 आता ही नहीं, तो सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़, हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप 1000 बार उसको थ्रो करो और 6 ना आए, पर मान के चलो कि 1000 बार थ्रो किया हमने और 6 नहीं आया। ठीक है ना, तो आपका E6 वाला इवेंट गायब हो जाता। ठीक है, यानी कि एक इवेंट मिस हो गया जो कि किसको नहीं कवर कर पा रहा है? एक पॉसिबल आउटकम आपका रह गया। कौन सा वाला? 6। क्योंकि जब भी डाइस को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, तो उसमें से एक आउटकम वाला इवेंट अगर नहीं रहा वहां पर तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट नोट जो कल भी हमने देखा था कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 तभी आएगा जब सारे इवेंट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को कवर करते हो। बात समझ में आई कि नहीं? जितने भी इवेंट डिफाइन किए हैं अगर वो ऑल द पॉसिबल आउटकम को कवर करते हो तभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा? 1। ये छोटी छोटी बातें आपको आगे चल के और समझ में आएंगी क्लास 10th में, इसलिए इस पर बहुत विशेष ध्यान आप रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ऑन 1 पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। ओके बच्चों, टेलीफोन डायरेक्टरी मतलब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, बट पुराने ज़माने में कहता था टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी, मतलब डायरी जैसा कुछ होता था। आप डायरी को खोलो जैसे डिक्शनरी खोलते हो ना, हाँ, तो वैसे वो नेम वाइज सब टेलीफोन नंबर वगैरह लिखे रहते थे। ठीक है, तो टेलीफोन डायरेक्टरी में आपने एक पेज खोला तो उस एक पेज पे टोटल कितने टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए थे बताइए? 200। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा जरा, कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं इसमें। कह रहा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट। देखो बच्चों एक बात बताओ, देखिए एक टेलीफोन नंबर एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया हुआ है। ये टेलीफोन नंबर बोलिए कितना लिखा हुआ है? 25828573। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 + 3 6, ठीक है 8। तो ये किसी बंदे का टेलीफोन है, टेलीफोन नंबर है, किसी बंदे का टेलीफोन नंबर ही है। इसके यूनिट प्लेस पे बताओ क्या है? 3। बात समझ में कि नहीं? यूनिट प्लेस यही तो होता है ना, यूनिट्स, वंस प्लेस 3 है।
अब मान लो बच्चों कोई और बंदा है, उसका नंबर है 2782853 चलो यार, अरे कुछ भी कर लो, बस 913 कर लो, चलो यूनिट प्लेस पे क्या है 3। मान लो कि उस पेज को जब आपने खोला, टोटल कितने टेलीफोन नंबर्स थे वहाँ पर 200, उसमें से मान लो 2 नंबर ऐसे दिखे आपने। जब 2 नंबर आपको ऐसे दिखे तो बताओ इन दोनों के यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसकी ध्यान से चेक करो क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसकी आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। मान लो 2 नंबर आपको ऐसे मिले तो बताओ यूनिट प्लेस पे क्या है 3, और अगर आपको 200 में से दो ही नंबर ऐसे मिले जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2। बात सुन में, अगर हमको बच्चों ऐसे 5 नंबर्स मिल गए मान लीजिए, ठीक है, हमको ऐसे 5 नंबर्स मिल गए जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 5, मतलब और भी नंबर्स मिल गए आपको। बात समझ में। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, पहले समझिए जरा बात को, टेबल दिखाएंगे तो क्लियर होगा। देखो जरा, ये देखिए बच्चों, टेबल को देखिए 15.7 को, डिजिट यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 कितने टाइम्स आ रही है 22 टाइम्स। बात समझ में आई। जब वो टेलीफोन डायरेक्टरी का पेज आपने खोला, जिस पेज पे बच्चों टोटल कितने टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए थे 200, तो 200 टेलीफोन नंबर्स में से 22 टेलीफोन नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे कितना आता है 0। बात समझ में आई। तो ये डिजिट चल रहा है और ये क्या चल रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसी तरीके से जो पेज आपने टेलीफोन डायरेक्टरी में खोला, उनमें उस पेज में आपके 26 नंबर्स ऐसे आपको मिले जिसके यूनिट प्लेस पे कितना है 1। इसी तरीके से 22 नंबर्स ऐसे मिले जिसके यूनिट प्लेस पे कितना है 2। पढ़ना आ गया बताओ। हाँ, अगर हम आपसे पूछें कि कितने ऐसे टेलीफोन नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 8 है, पढ़ के बताइए टेबल से, कितने ऐसे टेलीफोन नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 8 है 16 टेलीफोन नंबर्स ऐसे मिले जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है। बात समझ में कि नहीं। और एक चीज़ और देख लो बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी है ना, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 200, क्योंकि टोटल फ़ोन नंबर्स कितने थे 200। तो 200 में से भाई कुछ नंबर ऐसे थे जिनके यूनिट प्लेस पर क्या था 9 था, कुछ नंबर ऐसे थे यानी कि 16 नंबर ऐसे थे जिनके यूनिट प्लेस पे 8 था, ठीक है। उसमें से 28 नंबर ऐसे थे जिसके यूनिट प्लेस पे क्या था 7 था। बात समझ में आएगी कि नहीं। तो सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ोगे तो कितना आएगा टोटल 200 ही तो आएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विदाउट लुकिंग ऑन द एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स। बच्चों पेज पे आपको देखना नहीं है, ये पेज है आपका सामने और पेज पे 200 नंबर लिखे हैं। आंखें बंद कर लीजिए और पेंसिल उठाइए और ऐसा ऐसे रख दीजिए, ठीक। ये पेंसिल की टिप किसी नंबर पे आएगी, पेंसिल की टिप किसी नंबर पे आएगी। अब ध्यान से चेक करिए, जिस भी नंबर पे आएगी उसके यूनिट प्लेस पे कुछ ना कुछ होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। तो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर, दैट इज द नंबर इज चूजन एट रैंडम। नंबर इज चूजन एट रैंडम। जब भी आपको बोले ना नंबर इज चूजन एट रैंडम, का मतलब ये होता है कि बिना देखे समझे, बिना छुए हुए, बस उठा के हमने ऐसे उसको चूज कर लिया। बात समझे। देखो बात समझो कि मान लो आपके पास ये कुछ ऐसे कार्ड्स रखे हुए थे बच्चों, ये देखिए कुछ ऐसे कार्ड्स रखे हुए थे। बात समझिए जरा। अब इन कार्ड्स पे अगर हम टेलीफोन नंबर लिख दें तो सारे कार्ड कैसे हैं बताइए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं कि नहीं है। देखिए सारे कार्ड्स एक जैसे हैं और हमने बोला भाई इसको ऐसा ऐसा आप अच्छे से फेंट दो, ठीक है, इसको शफल कर दो अच्छे से। शफल करके आंखें हमने आपकी क्लोज कर दी, हमने ऐसा बोला और शफल करो, और हमने बोला इसमें से रैंडमली एक कार्ड निकालो, ये एक नंबर निकल के आएगा। तो इसी को बोलते हैं आ नंबर इज चूजन एट रैंडम। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बिना देखे, तो यही काम तो हमने किया। डायरी पे बहुत सारे नंबर लिखे थे, हमारी आंख बंद कर दी गई और पेंसिल शार्प करके हमसे बोला गया भाई पेज पे ऐसा रखो। तो जब हमने रखा तो जिस नंबर पे आया होगा वो नंबर को क्या बोला जाएगा कि दिस नंबर इज चूजन एट रैंडम। बात समझ में आई। चूजन एट रैंडम का मतलब समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट इज यूनिट प्लेस इज 6। बच्चों सुन लो, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट्स प्लेस इज 6। मतलब इन किसके लिए लगा हुआ है,
इन मतलब उस नंबर के अंदर, इट्स किसके लिए लगा हुआ है, नंबर के लिए लगा हुआ है, इन इट्स यूनिट डिजिट इज 6, मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस नंबर पे आपकी पेंसिल पड़ी उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा हो, 6 आ रहा हो। बात समझ में, क्या चांस है कि जिस नंबर पे आपकी पेंसिल की टिप पड़ी उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, इसका चांस निकालना है, 6 आ रहा है, इसका चांस निकालना है। इसका चांस निकालने का ये मतलब है कि आप उसको नंबर से नाप के बताओगे मेजर करके। अगर वो नंबर अच्छा आ रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा, तो इसका मतलब उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वो कम आ रहा होगा तो उसके होने के चांसेस कम है। चलो क्वेश्चन छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि वो नंबर किसके किसके बीच में आएगा। पहले तो ये बताओ, 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, पक्का। अच्छा बताओ, वो नंबर थोड़ा बड़ा आएगा या छोटा आएगा आपके हिसाब से। अभी इसको नहीं छोड़ो, इसको एग्जाम्पल मत सॉल्व करो, बताओ वो नंबर बड़ा आना चाहिए कि छोटा आपके हिसाब से। भाई टेबल जाके देखो ना कि कितने टाइम्स ऐसा होता है, 14 टाइम्स ऐसा होता है, मतलब 14 नंबर्स ऐसे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। तो आप मुझे बताइए कि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी आएगी या खराब आएगी। हाँ, खराब आएगी भाई, कम चांसेस है, चेक करो ना। 14 वैसे तो 5 वाला उससे भी बेचारा कम है, लेकिन ये बात बताएं 200 नंबर में से 14 नंबर ऐसे हैं, 14 नंबर ऐसे हैं कि जिसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कि बहुत कम हमारे चांसेस हैं कि हमने पेंसिल जिस भी नंबर पे रखी हो वो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा हो, 6। इसके चांसेस बहुत कम है। आइए जरा निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए कैसे निकालेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 6 बीइंग इन द यूनिट प्लेस इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे बताओ, ध्यान से चेक करो। इसको आप उसी तरीके से डील करिएगा जैसे आप डील करते थे क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की जगह पता है क्या करोगे आप, टोटल टेलीफोन नंबर्स रखोगे, ठीक, और उन टेलीफोन नंबर्स में से 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब 6 की यूनिट डिजिट प्लेस पे आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे। तो नीचे क्या रखोगे बताओ, 2000 नहीं 200, टोटल नंबर्स कितने, 200। ऊपर किसको रखोगे, ऊपर उन नंबर्स को रखोगे जिन नंबर्स के नंबर्स को रखोगे, सुन लो, उन नंबर के नंबर्स को रखोगे जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 6। बताइए ऐसे कितने टेलीफोन नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 6 आता है। 14। ऐसे 14 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऊपर हमको क्या रखना है, 14। कोई डाउट है बताइए। यहाँ से आप एक चीज़ और सीख रहे हो कि कभी कभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऐसा बनता है कि ऊपर हम क्या रखते हैं, फेवरेबल फ्रीक्वेंसी, और नीचे क्या रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो भी डेटा हमें पॉइंट दिए रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो भी हमें दिए रहते हैं, ठीक है। फेवरेबल फ्रीक्वेंसी से मेरा क्या मतलब है, फेवरेबल फ्रीक्वेंसी से मेरा ये मतलब है कि जिस भी इवेंट के बारे में आपको बात किया जा रहा हो, यहाँ पे कौन से इवेंट या फिर जिस भी आउटकम के बारे में आपको बात किया जा रहा हो, कौन सा आउटकम के बारे में बात किया जा रहा था कि नंबर कैसा मिल जाए जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 6 हो, तो आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिख देनी है। बात समझ नहीं कि नहीं, टोटल ऐसे 14 नंबर्स थे, चेक करो ना, जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आता था, 6। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये सब आप लोग कर लोगे कि नहीं, मैं करके दिखाऊं, हाँ कर लोगे, सही है ना। तो कैसे आ जाएगा, ध्यान से करो, 14/200 है, ठीक है। तो 2 7 और 2 यहाँ पे 100 आ गया, 100 को 7 से डिवाइड करो, 0.07। बच्चों एक बात बताइए मुझे कि 0.07 क्या बहुत अच्छा नंबर है क्या, खराब अच्छा खराब का मेरा मतलब है कि यहाँ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है। चेक करो, 0.07 इज़ वेरी क्लोज टू 0, चेक करो, हाँ। और सच बात है, वेरी क्लोज टू 0 मीन्स ऐसा कम ही चांस लग रहा है हमें कि हमको वो जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। और आप प्रैक्टिकल करके भी बच्चों चेक कर सकते हो ये चीज़, सेम चीज़ आप कर लो, एक पेज ले लो, उस पर 200 नंबर प्रिंट करवा लो, या एक चार्ट पेपर ले लो, उस पर 200 नंबर प्रिंट करवा लो इसी हिसाब से, ठीक है। और पेंसिल रख के देखना बहुत मुश्किल है कि आपकी पेंसिल कहाँ है, ऐसे नंबर पे जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। बात समझ में। अगर इसका परसेंटेज निकालना होता तो क्या करते हैं, जब भी प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.07 इंटू अगर हम लोग 100 कर देते तो बताइए आंसर कितना आता है, हाँ आंसर क्या आता, 7%। यानी कि केवल 7% चांसेस हैं कि जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो हमें मिले, यानी कि जिस नंबर पे हमने पेंसिल रखी है उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 7% इज़ द वेरी पुअर परसेंट, है ना। तो चांसेस कम है, बस यही मैं आपको फील कराना चाहता था। और नीचे देखिए एक नोट लिखा हुआ है आपकी बुक में, कह रहा है कि सिमिलरली you can similarly obtain the empirical probabilities of the occurrence of the numbers having the other digits in the unit place। इसी तरीके से आप किसी और यूनिट प्लेस पे आने वाले डिजिट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हमने आपसे बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाए, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि यूनिट प्लेस पे आपको 9 मिल जाए,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि यूनिट प्लेस पे आपको 9 मिल जाए? क्या करोगे बताओ? हाँ क्या करोगे? 9 मिल जाए के लिए क्या करोगे? नीचे तो 200 रखोगे। अब 9 बताओ कितने टाइम्स आता है? 20, तो ऊपर रखोगे 20, नीचे रखोगे 200। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 देखिए। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days इट्स वेदर फॉरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। बात समझो। कह रहा है कि देखो रिकॉर्ड किसी वेदर स्टेशन का ये रिकॉर्ड है, मतलब जो मौसम विभाग का कोई स्टेशन होगा जो मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, है ना। उन्होंने पिछले 250 consecutive days मतलब लगातार दिनों में, पिछले 250 दिनों में उन्होंने भविष्यवाणी करी, उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि हाँ भाई मौसम ऐसा ऐसा होगा, और 250 दिनों में 175 टाइम्स क्या होता है उनका वेदर फॉरकास्ट जो रिपोर्ट होता है वो करेक्ट होता है। बात समझ में आई कि नहीं? भाई हमेशा तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि हमने आपको बताया वेदर फॉरकास्ट रिपोर्ट जो होगा उनका वो किस पे डिपेंड करेगा? ओल्ड डेटा पे, कि पुराने समय में क्या कब कब पानी बरसा है, किन किन कंडीशंस में बरसा है, ऐसा है, या जो भी आंधी तूफान आया है तो क्यों आया है, क्या, ये सब कंडीशंस को देखते हुए जो पुराना डेटा कलेक्ट करके ही तो प्रेडिक्शन कर रहे होंगे ना। तो उन्होंने लास्ट 250 डेज में प्रेडिक्शन किए, तो 175 टाइम्स वेदर फॉरकास्ट क्या हुआ उनका? करेक्ट हुआ। तो बताओ इनकरेक्ट कितनी बार हुआ? क्या करेंगे? 250 में से 175 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बस नहीं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बहरहाल आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं क्या? या तो उनका वेदर फॉरकास्ट करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट होगा। इसके अलावा कोई चांस? तो चांस मैंने गलत शब्द का यूज़ किया। इसके अलावा बच्चों कोई आउटकम हो नहीं सकता। सही बात है। या तो वेदर फॉरकास्ट इनका करेक्ट होगा या तो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर दो तरीके के इवेंट बनेंगे, एक तो करेक्ट वाले और एक इनकरेक्ट वाले। बात समझ में आई नहीं? यानी कि करेक्ट वाले की प्रोबेबिलिटी को वेदर फॉरकास्ट जब करेक्ट होता है तो वो वाली प्रोबेबिलिटी, और वेदर फॉरकास्ट जब इनकरेक्ट होता है तो वो वाली प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि दो ही तरीके तो इवेंट हैं, या तो करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट। तो इसके अलावा कोई इवेंट बन नहीं सकता है। यानी कि दो ही इवेंट बनेंगे, करेक्ट वाला और इनकरेक्ट वाला, और जो दो इवेंट बनेंगे वो दोनों पॉसिबिलिटीज को कवर कर ले रहे हैं, करेक्ट वाले को और इनकरेक्ट वाले को। तो हमने पढ़ा था क्या कि जितने भी इवेंट बनते हैं अगर वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर ले तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है? 1। बात समझ नहीं कि नहीं? तो आइए हम बहरहाल आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है? पढ़िए ना क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। ठीक है, किसी दिए गए दिन पे उनकी भविष्यवाणी क्या हो? ट्रू हो। इसकी क्या संभावना है? तो क्या लिखोगे? नीचे क्या लिखोगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल। और ऊपर क्या लिखोगे? करेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ डेज करेक्ट होती है? 175। तो ऊपर आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट। क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, आपको उन्होंने क्या पढ़ाया था? बताइए, आपको उन्होंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ ट्रायल्स। न्यूमरेटर में क्या रखते थे? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो भैया 175 डेज ही तो ऐसा हुआ कि उनका फोरकास्ट क्या हुआ? ट्रू हुआ। तो हमने ऊपर क्या रखा? 175। नीचे क्या रखता था? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। उन्होंने कितने दिन ट्रायल किया टोटल, यानी कितने दिन प्रेडिक्शन किया, कितने दिन भविष्यवाणी की? टोटल 250 डेज। तो नीचे 250 रखेंगे। ठीक है, कितना है बताइए? 0.7। अगर परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 70%। यानी कि 70% चांसेस हैं कि उनकी जो फॉरकास्ट है वो किसी दिए गए दिन पे क्या होती है? करेक्ट होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा गहन मतलब है। मतलब ये है कि 250 दिन आपके सामने ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक, और उन 250 में से आपने किसी डेट पे पेन रख दिया अपना। एक पेज पे 250 डेज की डेट लिखी हुई है, चलो ठीक है, उस पर आपने किसी डेट पे, पर्टिकुलर किसी मंथ की किसी डेट पे, किसी मतलब किसी दिन पे, उन 250 दिन में से किसी दिन पे आपने अपना पेन रख दिया। करेक्ट। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन इनकी फोरकास्ट क्या हो? ट्रू हो। तो 70% चांसेस हैं कि उनकी फोरकास्ट क्या होगी? ट्रू होगी। अच्छे चांसेस हैं, यानी कि सही पुराना डेटा को देख के इन्होंने भविष्यवाणी करी है। काफ़ी बढ़िया जो है इनका टेक्निकल टीम है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट। बच्चों एक बात बताइए, कितने दिन ऐसे थे कि जब इनकी भविष्यवाणी करेक्ट नहीं होगी? तो कैसे करोगे बताओ? 250 डेज टोटल थे, इसमें से 175 डेज तो क्या हो गई? करेक्ट। तो इनकरेक्ट कितने डेज हुई होगी? 75। अरे माइनस कर दो ना, तो बचे हुए दिन में क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। तो पार्ट 2 में उन्होंने यही पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। तो कैसे निकालेंगे बताइए? हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज
अवेलेबल। बात समझ नहीं, क्या लैंग्वेज लिखोगे, यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट। तो कितने दिन करेक्ट नहीं था, 75 डिवाइडेड बाय कितने दिन टोटल अवेलेबल रिकॉर्ड था, 250। तो आपने सॉल्व किया, कितना आया, 0.3। अब एक बात बताऊं बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों की किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। याद है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। अब एक बात बताओ बच्चों, आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे कि उनका फोरकास्ट करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आप पहले निकाल चुके थे, कितनी आई थी बताइए, 0.7। तो ये देखो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और करेक्ट का अगर हम बार लगा दें, मतलब ये इवेंट है तो ये नॉट ऑफ द इवेंट है, ये इवेंट है तो ये नॉट ऑफ द इवेंट है। एक बात समझ नहीं है, तो अगर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई से दिखाइए, तो इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई बार से दिखाओगे। मतलब ये इसी का जस्ट नॉट है, ये इवेंट है तो ये नॉट है। यहाँ पर अगर अकर कर रहा होगा तो यहाँ नॉट अकर कर रहा होगा। बात समझ में आएगी नहीं, तो आपको यही तो निकालना है, पी ऑफ ई बार ही तो निकालना है। क्यों, क्योंकि चेक करो ना, उन्होंने ये पूछा ना कि पढ़िए जरा पार्ट 2 में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट, इट वाज नॉट करेक्ट कैसे निकलेगा, पी ऑफ ई बार। अब 0.7 को उधर ले आके माइनस कर दो तो डायरेक्ट भी तो आ जाता 1 माइनस 0.3, सॉरी 0.7, बट ये हम क्लास 10th में सीखेंगे, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया अभी। तो 1 माइनस 0.7 कितना जाता बताइए, 0.3। अभी आप ऐसा ही निकाल के दिखाओगे। अब एक खास बात और, यहाँ पर जो भी आपके 2 तरीके के इवेंट हैं वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को कवर करते हैं। 2 इवेंट हैं आपके, कौन कौन सा इवेंट है बताइए, एक बार तो करेक्ट होने वाला इवेंट है और एक बार इनकरेक्ट होने वाला इवेंट है। और जो दोनों इवेंट हमने बनाए हैं, यानी कि जो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हमने, वो दोनों तरीके के पॉसिबल आउटकम को कवर करते हैं, या तो करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट होगा। इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक कर लो, आप ऐड कर लो, 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 ही तो आ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं, तो ये चीज़ है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, कह रहा अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। समझो रहा बात को, कोई टायर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है ना, तो वो एक रिकॉर्ड रखती है बच्चों, ठीक है, वो 1000 केसेस का रिकॉर्ड रखती है। 1000 केसेस का रिकॉर्ड का मतलब समझो रहा, 1000 टायर्स उसने बेच दिए। आपको पता है ना, टायर ख़राब भी हो जाते हैं भाई, जब चलेंगे तो फ्रिक्शन के कारण घिसेंगे रोड पे, तो धीरे धीरे वियर एंड टियर हो जाएगा, कट पिट जाता है, फिर हम उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने टोटल 1000 कस्टमर्स को बेचा टायर और उसको सर्वे किया, उसको देखा, उसको चेक किया कि क्या क्या हो रहा है। आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या हो रहा है। ये एक ऐसी टेबल बना के दी कंपनी ने। उन्होंने बोला टेबल में कि, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, लेस देन 4000, यानी कि ये क्या दिया हुआ, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, लेस देन 4000, यानी कि बच्चों लेस देन 4000 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। मतलब समझो बच्चों, मतलब बच्चों 20 टायर्स ऐसे थे। टोटल कितने टायर्स बेचे उन्होंने, 1000। अरे 1000 कस्टमर्स को बेचे होंगे तो 1000 टायर्स बेचे सपोज, तो 1000 टायर्स में से बच्चों 20 टायर्स ऐसे थे जो कि लेस देन 4000 में ही ख़राब हो जाते थे। बात समझे कि नहीं, जब उन्होंने चलना शुरू किया तो वो 4000 से कम किलोमीटर की दूरी पे ही वो ख़राब हो जाते हैं और रिप्लेसमेंट मांगते हैं वो, यानी कि अब उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक बच्चों, 210 टायर्स ऐसे थे जो 4000 से लेके 9000 के 4000 किलोमीटर से लेके 9000 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक, तब ख़राब होते हैं, यानी कि 4000 से 9000 के बीच में डिस्टेंस पक्का कवर कर लेते हैं। 210 टायर ऐसे हैं। नेक्स्ट है 325 टायर्स ऐसे हैं जो 9001 टू 14000 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, फिर ख़राब होते हैं। और बच्चों 14000 से ज़्यादा, ज़रा ध्यान देते चेक करिए, 14000 से ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले टायर्स की संख्या कितनी है, 445। बढ़िया कंपनी है बच्चों, ये अच्छी कंपनी लग रही है मुझे, ध्यान से चेक करो, अच्छी कंपनी है, बढ़िया मैन्युफैक्चर करती है। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, जो टायर 4000 से कम चलते हैं ऐसे केवल 20 ही डिफेक्टिव टायर हैं, चेक करो, है ना, बाकी बढ़िया कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है। ध्यान से चेक करो भाई, आप ये चेक करो, 9001 से लेके 9001 से लेके 14000 के बीच में किलोमीटर में, 9001 किलोमीटर टू 14000 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले कितने टायर्स हैं, 325। ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा टायर्स ऐसे हैं जो अच्छी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। और यहाँ पे तो देखिए बड़ा मज़ा आ गया, 14000 से ऊपर चलने वाले जो टायर्स हैं वो कितने, 445। अब इनको अगर आप ऐड कर दोगे बच्चों तो आंसर कितना आएगा, 1000, क्योंकि कितने टायर सेल किए गए थे टोटल, 1000। बात समझ में आई कि नहीं, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पार्ट 1 कह रहा है इफ़ यू बाय अ टायर, हाँ भाई आप गैस कंपनी के पास हो ना, भाई एक टायर दे दीजिए, आपने टायर लगाया,
और ये टेबल भी आपने देखी है उनकी, ये टेबल उन्होंने लगा रखी है, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बहुत ईमानदार कंपनी है। ये टेबल देख क्या देखा आपने, अच्छा आपने कहा अच्छा ऐसा इनका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक। आप बोलोगे भैया एक टायर दे देना, आपने टायर लिया। अब आपसे क्वेश्चन करते हैं हम, इस टेबल को देख के आपको जवाब देना है। कह रहा है कि इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। ठीक है, इफ़ यू इट विल नीड टू बी रिप्लेस, आपने वहाँ से टायर खरीदा, क्या संभावना है, क्या चांस है कि वो आपको 4000 किलोमीटर से पहले रिप्लेस करना पड़े। पढ़िए जरा क्या लिख रहा है, इट विल नीड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर 4000 किलोमीटर। तो कैसे निकालोगे बताओ, नीचे क्या रखोगे, टोटल नंबर ऑफ टायर्स। भाई इनका जो इन्होंने डेटा दिया यहीं से तो आप अपनी संभावना निकालोगे ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंट्स पे, या तो पहले से कोई डेटा कलेक्ट किया गया हो, तो ये एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा कलेक्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट क्या था बताइए, कि 1000 कस्टमर्स को इन्होंने टायर्स बेचे थे, फिर एक टेबल बनाई, ये डेटा कलेक्ट किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना। तो बताइए क्या संभावना है कि आपको 4000 किलोमीटर से पहले ही टायर बदल देना पड़े। तो बताइए 1000 में से 20 बार ही तो ऐसा होता है। चेक करो ना, 1000 में से 1000 टायर जब बेचे जाते थे उसमें से 20 टाइम्स ही तो ऐसा होता था कि टायर 4000 से कम ही चल पाता था। चेक करो ना, लेस देन 4000 कितनी बार, कितने टायर्स ऐसे थे जो लेस देन, फिर से सुन लीजिए, टोटल टायर्स कितने बेचे गए 1000, उनमें से 20 टायर ऐसे थे जो 4000 से कम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते थे और ख़राब हो जाते थे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको आपका टायर 4000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में ही बदल देना पड़े, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20/1000। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। ये टेबल देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पार्ट 1 का आंसर कर लोगे सब लोग, हाँ ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए पार्ट 2 देखिए बच्चों, कह रहा है कि इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। बच्चों इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। बच्चों एक बात बताओ, मोर देन 9000 किलोमीटर उन्होंने पूछा है कि आपका टायर 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा। तो ऐसा कब कब होता है जब हमारा टायर 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है। तो बच्चों ये वाला तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि ये तो 4000 से 9000 के बीच में, ये वाला आ जाएगा 9001 to 14000, ये भी आ जाएगा। जो 9000 से ज़्यादा होगा वो मोर देन 14000 भी तो होगा। चेक करो, नहीं समझ में आई बात। उन्होंने आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। तो भाई एक बात बताओ कि 9000 से ज़्यादा चल जाए, 9000 किलोमीटर से ज़्यादा आपका टायर चल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक बात बताओ, अगर आपका टायर मान लो 16000 किलोमीटर चल गया, कितना 16000 किलोमीटर 16000 किलोमीटर से भी ज़्यादा आपका चल गया, सोचो, तो वो भी तो 9000 से ज़्यादा ही तो है। यानी कि आप ये वाले को भी तो काउंट कर लोगे, यानी कि 445 टायर ऐसे थे जो 16000 से 14000 से ज़्यादा चल जाते थे। यानी कि इसको आप क्या करोगे, सम करोगे और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 1000 करोगे। कोई डाउट है? तो 325 प्लस 445 कितना आ जाएगा, 770 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी, तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर इज गिवन बाय 770 अपॉन 1000, 0.77। और ये लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर इज, ठीक है, इज गिवन बाय व्हाट, दिस प्लस दिस। कोई डाउट है बताओ? हाँ, अब बच्चों पार्ट 3 बड़ा मज़ेदार है। कह रहा है कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। जरा ध्यान दें, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन, जरा ध्यान दें, समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000। 4000 और 4000 और 14000 के बीच में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका टायर 4000 से 14000 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करे। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज ऐड करोगे? ये वाली, क्योंकि ये भी तो 4000 से लेके 9000 है, और जो 4000 से 9000 के बीच में है वो पक्का 4000 से 14000 के बीच में ही तो है। ठीक, ये वाली भी आएगी, क्योंकि जो 9001 से 14000 के बीच में है वो पक्का 4000 और 14000 के बीच में। बात समझ नहीं? ये नहीं आएगी, ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मोर देन 14000 है। उन्होंने आपसे क्या पूछा है, बिटवीन 4000 एंड 14000। तो ये दोनों फ्रिक्वेंसीज आप ऐड करोगे, तो 210 प्लस कितना हो जाएगा, 210 और प्लस 325, करेक्ट। 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो कितना हो जाएगा 535 डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ, डिवाइडेड बाय आप 1000 करोगे तो आपको आंसर थर्ड पार्ट का क्या मिलेगा, 0.535, यही मिलेगा।
ठीक है, आओ बच्चों जरा देखते हैं कि इसमें और कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें एक चीज़ ज़रा सीखने को मिल रही है बच्चों हमें कि आपकी जो पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी वो कितनी आई है बताइए, 0.02। पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 0.77। और पार्ट 3 की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी आई है, 0.535। बच्चों अगर इसको ऐड करेंगे तो आइए ज़रा देखते हैं 1 मिलता है कि नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो क्यों मिलता है, और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। तो यहाँ तो आ जाएगा 5 आपका, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 1 जाएगा यहाँ, 7 + 1 8, 8 + 5 कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1.325। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें आप एक खास बात और देखिए क्वेश्चन में कि सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से क्या आ रही है, लेस आ रही है। चेक करो, 0.02 आया फर्स्ट पार्ट में जो कि 1 से लेस है, 0.77 आया सेकंड पार्ट में जो कि 1 से क्या है, लेस है। थर्ड पार्ट में चेक करिए बच्चों कितना आ रहा है, 0.535 जो कि 1 से क्या है, लेस है। तो ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर लेस देन 1। यही पढ़ाया गया था कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, बात समझ में आएगी नहीं। और पता है इसमें एक मज़ेदार चीज़ है कि इन सभी को अगर आप ऐड करोगे ना तो आपको 1 नहीं मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। देखते जरा क्या मिल रहा है, देखिए जरा 0.02 और बोलिए 0.77। नेक्स्ट क्या है 0.535। ऐड करो 5, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 1 जाएगा यहाँ, 7 + 1 8 + 5 13। ये तो 1.325 आ गया। यानी कि सभी जितने भी आउटकम्स थे उनकी प्रोबेबिलिटी 1 से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो रही होंगी। ध्यान से चेक करो, जैसे कि बात समझो ना, जैसे कि बच्चों इन्होंने आपसे पूछा कि इट विल लास्ट मोर देन 9000, तो 9000 से ज़्यादा वाला जब आपने किया था तो ये भी आया था, उसमें ये भी आया था। ठीक है, और यहाँ पर जब थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा तो बिटवीन 4000 एंड 14000, तो 4000 एंड 14000 के बीच में भी तो ये वाला कवर हो गया ना, 2 बार कवर हो जाएगा ना उसका सम, इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है क्योंकि जो भी इवेंट्स दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली टोटल पॉसिबल आउटकम्स को नहीं कवर करते होंगे। ठीक है, तो बहरहाल उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।